apart from drugs और क्या चीजें नई नई आ रही है जैसे कि AI इन ऑन्कोलॉजी और वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन्कोलॉजी के फील्ड में रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है या क्या कर सकता है, आपका क्या रिस्क है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, काफी बेनिफिट रहेगा स्पेसिफिकली अगर कैंसर की बात करें तो ऑलरेडी काफी इंस्टीट्यूशंस यूएस में यूरोप में रिसर्च कर चुके हैं। हैव बीन यूज्ड एमबीबीएस ईयर आपने अपना इंटर्नशिप किया आपने कम हियर फ्रॉम प्रैक्टिस क्या डिफरेंस आपको लगता है मेन इंडिया और यूएस की प्रैक्टिस में? सो आई थिंक प्रैक्टिस में काफी फर्क है। सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया ट्रेनिंग के इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग की, तो सबसे पहला आई ओपनर ये था कि वहाँ पे पेशेंट आता है या पेशेंट रूम में होता है, आप जाते हो, जबकि इंडिया में मैं यूज्ड टू था कि मैं बैठा हूँ और पेशेंट आ रहा है रूम में। तो आई थिंक वो डायनामिक जो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक पावर डायनामिक डिफरेंस लगा मेरे को। So hello everyone, I am Dr. Veer Shah and welcome to another episode of Let's Learn Oncology. Today आज हमारे साथ है डॉक्टर आकाश देसाई जो यूएस में एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और वो स्पेशलाइज करते हैं पर्टिकुलरली इन थोरेसिक ऑन्कोलॉजी। सो हाय आकाश। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जैसे आपने बताया मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं स्पेशलाइज करता हूँ लंग कैंसर में, जो फेफड़े का कैंसर है, और उसके साथ साथ में नई जो पद्धतियाँ दवाइयाँ आ रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें भी काफी फोकस है। सो जैसे आप बता रहे हैं कि नई दवाइयाँ नए क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि अहमदाबाद या फिर इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली व्हाट्सएप ग्रुप्स है या कहीं भी किसी को मिलो तो दो चीजें हैं। पहले तो लोग कैंसर से बहुत डरते हैं, दूसरा है कि लोगों को ऐसा है कि जैसे 80s में टीबी था, 90s में हार्ट की तकलीफ होती, अभी ऐसा है कैंसर से लोग बहुत डर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर इनोवेशन। सो कहीं भी कुछ आ गया कि लेटेस्ट एडवांसमेंट, अभी कैंसर क्योर हो सकता है या ये चीज नहीं कैंसर में आई, तो पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दैट। But as I told, a lot of that comes from either your peer groups who are basically not doctors या फिर WhatsApp groups. So आप कुछ आइडिया डालेंगे कि रिसेंटली क्या चल रहा है, what advancements are going on actually in the field of cancer? Yeah, so जो आपने बताया, I think कुछ चीजें सही होती है जो WhatsApp में आती है, but I think ज्यादातर misinformation जो कहते हैं, that is what happens. और ऐसे जैसे आपने बोला, ऐसे कई अखबार में आता है कि ओ ये कैंसर क्योर हो चुका है, एंड आई थिंक वो एक फेक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है पेशेंट्स के माइंड में या रिलेटिव्स के माइंड में कि अच्छा कैंसर तो क्योर हो गया, हमारे पास सिर्फ आंसर नहीं है, या इंडिया हो या इवन यूएस में भी होता है। काफी टाइम जैसे कोविड था उस वक्त आइवरमेक्टिन बहुत फेमस हो गया था, तो अभी भी मेरे यूएस में भी कभी पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं मेरे को कि मुझे फेफड़े का कैंसर है, मैं आइवरमेक्टिन लूंगा तो उससे ठीक हो जाएगा। तो ये चीज जो है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो सब जगह है, सिर्फ इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, वो यूएस के फेसबुक या ट्विटर या कहीं पे भी आप देख लीजिए। एडवांसेस काफी हो चुके हैं। आई थिंक जैसे आपने बताया, जैसे कोई पेशेंट आता है, आप अगर बात करते हो कीमोथेरेपी की, तो उनको जनरली एक आइडिया आता है दिमाग में जो उन्होंने पहले 80s 70s में देखा हो किसी रिलेटिव को कि उल्टियाँ कर रहे हैं, खांसी, कीमोथेरेपी से बहुत बीमार हो गए, वो सारी चीजें जनरली उनके माइंड में आती है, वो दैट इज द एसोसिएशन दे हैव विद कीमोथेरेपी। तो मैं कई बार मेरे पेशेंट्स के साथ ये बात करता हूँ कि हम जैसे आईफोन, आपका आईफोन 1 से आप आईफोन 16 तक आए हो, वैसे कीमोथेरेपी भी इतनी ज्यादा तादाद में इम्प्रूव हो गई है कि आज जैसे हमारे पास कितने सारे मेडिकेशंस हैं जिससे हम साइड इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट कर सकते हैं कीमोथेरेपी। तो बेसिक तो ये है कि हम कीमोथेरेपी 2025 इज नॉट द सेम एज कीमोथेरेपी वी यूज्ड टू गिव इन द 1980s। इट मे बी द सेम ड्रग, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी बदल चुका है। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा पेशेंट्स को जानने की जरूरत है कि कीमोथेरेपी से डरना नहीं है, अगर वो रेकमेंड की है डॉक्टर ने तो वो सही होगा। इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट्स काफी नई सारी चीजें आई हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी है जो बहुत ज्यादा कैंसर्स में भी फायदेमंद रही है।
जैसे अपने शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं अगेन टू फाइट अगेंस्ट कैंसर के सामने। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एडवांस मैं कहूँगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी साइड से इन द लास्ट 5 to 10 years। और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एज वेल एज साइड इफेक्ट्स भी उसकी कम होती है कंपेयर टू कीमोथेरेपी, पर वो सारे कैंसर्स में इफेक्टिव नहीं है। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं, जो उनको लेटेस्ट एडवांसेस की जानकारी है, उस हिसाब से अगर इम्यूनोथेरेपी प्रिस्क्राइब की हुई है तो वो काफी एक नया एडवांस है जिससे काफी सारे पेशेंट्स को फायदा होता है। तो जैसे आपने बात किया कि इम्यूनोथेरेपी हैज कम अप एज बिग टाइम और आई थिंक इट इज देयर सिंस द पास्ट 10-15 years नाउ। जैसे अब इंडिया में है, कॉस्ट प्लेज अ ह्यूज इफेक्ट कि एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट, ओके। एंड जैसे हमको पता है कि इनिशियली जब कोई भी ड्रग आता है तो पेटेंट होता है, वो पेटेंट जाने के बाद वो ड्रग का कॉस्ट कम हो जाता है। बट वो चीजें यूएस की प्रैक्टिस में अफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज यूएस की प्रैक्टिस में यूजुअली जो पेशेंट्स है वो गवर्नमेंट उनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उनकी कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सो यूएस ने ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर लिया है इम्यूनोथेरेपी का, वो चीज का। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स सर्टेन अफोर्डिंग पेशेंट्स को दिया गया है, दे हैव सीन द इफेक्ट्स। बट अभी जैसे पेटेंट कम होगा, आई थिंक बिकॉज निवोलुमाब इज एंडिंग इन अ ईयर एंड पेम्ब्रोलिज़ुमाब इज एंडिंग इन 2 years, तो जब वो पेटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद जैसे पहले जो ट्रीटमेंट होता था, यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स और यू माइट हैव हर्ड अबाउट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टडीज कि जो क्योर रेट्स थे, और उसके बाद इम्यूनोथेरेपी आने के बाद जो डिफरेंस दिखा सर्वाइवल में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट टाइम और पास्ट ईयर्स दैट यू या आई थिंक इम्यूनोथेरेपी से काफी फायदा रहा है, इंक्लूडिंग अर्ली स्टेज कैंसर्स ले लीजिए या लेट स्टेज। जैसे मैं लंग की बात करूं, फेफड़े के कैंसर की बात करूं, तो इम्यूनोथेरेपी की वजह से स्टेज 4 लंग कैंसर में अबाउट 10 to 20% of the patients are alive at 5 years, okay, which was unheard of, you know, when we were training or when we were in medical school. So I think those things have changed a lot. जैसे अर्ली स्टेज कैंसर्स है उसमें भी पिछले 3-4 साल में काफी अप्रूवल्स आए हैं इम्यूनोथेरेपी के, ब्रेस्ट के अंदर, लंग के अंदर, और उससे हमने देखा है कि क्योर रेट्स बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा जी रहे हैं विदाउट रिकरेंसेस। तो उससे काफी सारा फायदा हुआ है। जैसे आपने बोला, आई थिंक वो है कि यू नो यूएस वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस और पब्लिक इंश्योरेंस दोनों होता है, बट मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड आइदर बाय गवर्नमेंट या पर्सनल, तो उसमें प्रैक्टिस इज इन अ वे इजियर फ्रॉम द स्टैंडपॉइंट के यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि इतना कॉस्ट का आपको सोचना नहीं पड़ता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन। लेकिन उसमें भी वी डू फेस प्रॉब्लम्स, जैसे कभी-कभी इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया इम्यूनोथेरेपी, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, यू अपील एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट आई थिंक टू योर पॉइंट, जैसे जैसे पेटेंट खत्म होगा, ज्यादा इम्यूनोथेरेपीज बनेंगी इंडिया में, आई थिंक यूज भी होगा, पेशेंट के कॉस्ट भी कम होंगे। और आई थिंक मैं मानता हूँ कि इंडिया में यू नो इट्स नॉट जस्ट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, आई थिंक आई गिव यू गाइस एंड people practicing in India a lot more credit, because you know आपको पूरा you have to take the patient as a whole, कि अच्छा ये मैं करना चाहूँगा लेकिन ये मैं कर पाऊँगा because of you know X, Y और Z reason. So I think वो जो decision making है वो काफी difficult रहता है, but at the end of the day I think वो भी मायने रखता है कि क्या benefit है truly। जैसे कुछ चीजों में, जैसे फॉर एग्जांपल लंग कैंसर का एक स्पेसिफिक टाइप होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, तो उसमें भी इम्यूनोथेरेपी अप्रूव्ड है स्टेज 4 या एक्सटेंसिव स्टेज लंग कैंसर में, लेकिन उसमें इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट सिर्फ 2 महीने का है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। सो अगर आज किसी ने इम्यूनोथेरेपी ली और किसी ने नहीं ली, तो उन दोनों में सर्वाइवल में सिर्फ 2 महीने का अंतर है एवरेज कहें तो आई थिंक इम्यूनोथेरेपी मेक सेंस अगर आप ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे आपको आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करना है टू गेट दैट एक्स्ट्रा 2 months। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हो इम्यूनोथेरेपी के लिए, और एक डोज 1 लाख रुपए का है, और वो 10 डोज जो 10 लाख रुपए आपकी जो जीवन पूंजी है वो आपका परिवार सफर करेगा एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने ये लिया और आप सिर्फ 2 महीने जी रहे हो ज्यादा। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी पेशेंट स्पेसिफिक थिंग। किसी के लिए 2 महीने की मायना ज्यादा लगता है 10 लाख से, किसी के लिए कम रखता है 10 लाख रुपए ज्यादा मायने लगते हैं। तो आई थिंक ये जो डिसीजन मेकिंग
मीटिंग आप जो पेशेंट्स के साथ करते हो, आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, और आई थिंक वही पेशेंट्स को समझाना और पेशेंट्स के साथ बैठ के वो बात करना, उसी से फायदा होगा। आई थिंक ओवरऑल अगर कहें तो इम्यूनोथेरेपी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। स्मॉल सेल लंग कैंसर एक बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट बीमारी है, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो वो सारी चीजें कंसिडरेशन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम यहाँ के पेशेंट्स के लिए जो आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, उसमें अगर सोचे। जो जैसे आपने बताया, जस्ट टू समराइज एंड फॉलो योर डिस्क्रिप्शन, जैसे कीमोथेरेपी एक चीज होती है वेयर कोई भी एक ड्रग ली जाती है और वो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इम्यूनोथेरेपी ऐसा ड्रग है जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के वो जो कैंसर है उसके अगेंस्ट फाइट करती है। उसके अलावा भी है टारगेटेड थेरेपी जो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से उसके अगेंस्ट टारगेट करती है, राइट। और जैसे आपने बताया कि जो इम्यूनोथेरेपी है वो भी अलग कैंसर में अलग तरीके से प्ले करती है, सिमिलरली कीमोथेरेपी अलग कैंसर में अलग तरीके से प्ले करती है। तो ये आई थिंक व्यूअर्स को और लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक कैंसर दूसरे कैंसर से काफी अलग होता है। वो बॉडी ऑर्गन के हिसाब से भी अलग होता है, बायोलॉजी के हिसाब से भी अलग होता है। तो वही इम्यूनोथेरेपी जो कोई पेशेंट को 10 साल तक सर्वाइवल दे सकती है, वही इम्यूनोथेरेपी कोई पेशेंट को 2 महीने का भी सर्वाइवल दे सकती है। आई थिंक दैट इज द पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। सो एज मूविंग फॉरवर्ड, अपार्ट फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी, अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स, और क्या चीजें नई नई आ रही है जैसे कि एआई इन ऑन्कोलॉजी, और वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन्कोलॉजी के फील्ड में रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है या क्या कर सकता है? आपका क्या इस पे? आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो एलएलएम्स कहते हैं आ रहे हैं, काफी बेनिफिट रहेगा आई थिंक मेडिसिन में। स्पेसिफिकली अगर कैंसर की बात करें तो ऑलरेडी काफी इंस्टीट्यूशंस यूएस में, यूरोप में रिसर्च कर चुके हैं, जैसे पैथोलॉजिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोप्सी की और उसमें इम्यूनोथेरेपी के लिए PD-L1 एक होता है प्रोटीन जो जिसकी परसेंटेज के बेसिस पे हम बोलते हैं कि इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट ज्यादा हो गया है कम, तो वो अभी जनरली कैसे टेस्ट करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट साइड में देखते हैं और उनको जैसे लगता है उस हिसाब से सब्जेक्टिव टेस्ट। तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इजी plug and play model I would say is in these fields like pathology है, radiology है, जहाँ पे आप artificial intelligence को डेटा देके ट्रेन कर सकते हो कि ये PD-L1 1% है और ये PD-L1 50% है based on 5 different pathologists, and then उसको सिखाने के बाद वो आपको ऑब्जेक्टिव डेटा दे सकता है कि ये PD-L1 कितना है। तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि ये रिप्लेस करेगा पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी एज अ फील्ड, बट आई थिंक इट विल रियली हेल्प, क्योंकि नॉट जस्ट इन इंडिया, काफी इंक्लूडिंग यूएस जो रूरल पार्ट्स है, काफी जगहों पे स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट नहीं है जो कैंसर में ट्रेंड है, या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो कैंसर में ट्रेंड है या पर्टिकुलर ऑर्गन पे ट्रेंड है। तो आई थिंक उस जगहों पे अगर हमारे पास ऐसी एक आर्टिफिशियल सिस्टम आती है जो अगर सिर्फ आपके पास एक पैथोलॉजिस्ट है उसको हेल्प कर सके और आपके रिपोर्ट्स फास्ट रीड कर सके और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके, तो आई थिंक उससे बहुत फायदा होगा। तो वैसी सिस्टम्स ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुकी है लिटरेचर में। रेडियोलॉजी में बॉस्टन में डेना फार्बर में रिसर्च हुई है जहाँ पे वो लोग जो सीटी स्कैन होते हैं लंग के जो हम करवाते हैं जो स्मोकर्स के स्क्रीनिंग के लिए, उसको एआई सिस्टम के बेसिस पे रीड किया हुआ है कि हाई रिस्क लो रिस्क किस तरह से गाइडलाइन रेकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और वैसी सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है जो अभी रिसर्च में है। मेरा मानना है कि आने वाले 4-5 सालों में वो एक्चुअली एक प्रोडक्ट की तरफ मिलेगी जो हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक एज अ इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर छोटे क्लिनिक्स हो जहाँ पे मैन पावर नहीं है, आई थिंक वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। उसके सिवा मैं कहूँगा इवन क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी यूजफुल है ये। जैसे आप देखते हैं चाहते हैं बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, 3-4 रेफरेंस लेके आते हैं अलग अलग जगहों से, तो वहां से सारा डेटा इकट्ठा करके अगर आपको कोई पेशेंट आपके पास आता है और एक समरी आपको मिल जाए कि क्या हुआ है अब तक, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे पेशेंट में, नॉट collecting the history but actually getting involved in the decision making.
सो आई थिंक ये जो ट्रीटमेंट के डिस्कशंस होते हैं उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा एंड यू सेव टाइम फॉर द फिजिशियन इन द डॉक्यूमेंटेशन और नोट टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग कह लीजिए. आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस एआई के लिए, बट अगेन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम देखेंगे कि कैसे डेवलप हो सकता है. सो जैसे आपने बताया कि पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, इसके अंदर थोड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं, उसकी जगह तो थोड़े ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस हैं. और थोड़ा कभी-कभी जो कॉम्प्लेक्स केसेस है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर इट कैन बी अ ट्रबल शूटिंग पार्ट. सिमिलरली जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वजह से everything will be put in a proper order. So मतलब AI is not going to completely basically help you cure cancer, but it is going to basically make your job easier. Right? It is going to make your job more accurate. Right. I think it is also going to help when we think about कि कैसे नई दवाई हम डिजाइन कर सके या कहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा प्रोटीन टारगेट कर सके कैंसर के लिए. वैसे भी काफी एआई कंपनीज और सिस्टम्स हैं, जैसे गूगल डीप माइंड जो एक गूगल का पार्ट है, उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट किए हुए हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जनरली क्रिस्टलोग्राफी से होते हैं. जो पूरा जो उनका प्रोसेस होता है दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है उसमें. तो उसकी जगह पे अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर से कि ये प्रोटीन कैसा होगा, तो आप उसको ये इसमें भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये प्रोटीन है जिससे कैंसर हो रहा है तो मैं उसमें कौन सी दवाई कैसे डिजाइन करूं केमिकल, जिससे आप नई दवाइयां डिजाइन कर पाएंगे जल्दी. जैसे अभी पूरा जो डिजाइन ऑफ द ड्रग प्रोसेस होता है, ड्रग का स्ट्रक्चर बनाना, ड्रग टेस्टिंग करना, ड्रग का आइडियल फॉर्मुलेशन, वो जो पूरा प्रोसेस है दैट almost I would say takes about 3 to 5 years, if not more, in designing of the drug. But अगर आप वो प्रोसेस भी फास्ट कर सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से, जो हर एक पॉइंट पे आपको यूजफुल हो सकता है कैसे ड्रग डिजाइन करना है. वैसे भी सिस्टम्स हैं जो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगर आप ये ड्रग ये स्ट्रक्चर में देंगे तो उसमें बॉडी का, जब आप बॉडी में देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. सो वो जो अभी अगेन वो सारा अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा वो काफी यूजफुल रहेगा इवन नई मेडिसिन डिस्कवर करने के लिए. और जहां तक मैं जानता हूँ काफी बड़ी फार्मा कंपनीज ऑलरेडी पार्टनर कर रही हैं जो ऐसे एआई बेस्ड ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप्स कह लीजिए उनके साथ, ताकि उनका जो प्रोसेस है ड्रग डिजाइन डेवलपमेंट का वो फास्ट हो सके और वो शॉर्टन हो सके इन टर्म्स ऑफ टाइम. राइट. सो जो भी हमको अच्छे ड्रग्स या मॉलिक्यूल्स या अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है, इसमें जो लैग पीरियड था वो कम हो जाएगा और जल्दी कोई अच्छी सी और दवाई आने लगेगी जिसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू इवन ट्रीट आवर पेशेंट्स बेटर. सो कमिंग टू दैट, जैसे टीबी था, तो टीबी कितना भी खराब हो आज क्योर हो सकता है. हार्ट की कोई तकलीफ है कैसी भी हो, मेजॉरिटी पेशेंट ऑफ कोर्स क्योर हो सकती है. तो कैंसर के अंदर लोगों को वो एक चीज है कि कब ऐसा दिन आएगा कि कैंसर, आप कोई भी पेशेंट को कोई भी टाइप का कैंसर है कोई भी स्टेज में आप लेके आए वो क्योर हो जाएगा. क्योंकि कई बार वो आता है कि रशिया ने अभी वो वैक्सीन ढूंढ ली है जिससे कैंसर क्योर हो सकता है. तो ऐसा आप देखते हैं इन द फ्यूचर कि देयर इज अ टाइम वेयर एनी टाइप ऑफ कैंसर कम्स, कोई भी पेशेंट आए क्योर हो जाएगा. आई वुड से कि आई थिंक सबसे ज्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कैंसर के बारे में इज दैट कैंसर इज वन डिजीज, because it is not. अगर आप उसको इन्फेक्शंस के एंगल से देखेंगे तो हम टीबी क्योर कर सकते हैं, हम पोलियो क्योर कर चुके हैं वैक्सीन की वजह से, बट ऐसी काफी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं जिसमें आज जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीवियर डेंगू हो गया तो लोग मर रहे हैं. हमारे पास दवाइयां हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सो मैं मानता हूँ कि कैंसर एक चीज नहीं है. कैंसर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स, एक बहुत हेट्रोजीनियस डिजीज है. जैसे आपको अगर कैंसर है, आपका कैंसर मेरे कैंसर से बिल्कुल अलग हो सकता है. तो ये जो वन थिंग क्योर्स ऑल वाला जो हमारा सोचने की बात है कि जैसे टीबी क्योर हो गया एक सेट ऑफ दवाइयों से, वैसा कैंसर में नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक कैंसर अलग है. जैसे ब्रेस्ट लंग कैंसर तो अलग है ही, लेकिन लंग कैंसर के अंदर भी अगर आप जेनेटिक्स में जाए, जीनोमिक्स में जाए, तो अलग अलग
जीन या म्यूटेशन से अलग अलग लोगों का कैंसर होता है। तो एक डिजीज है नहीं फिर वो कैंसर। तो हम शायद अगर आप सोचे कि कैंसर 100 बीमारियों का एक मिश्रण है, तो आई थिंक हम ऐसे पॉइंट पे तो आ जाएंगे जहाँ पे हम 80-90% चीजों में काफी क्योर बोले या लॉन्जेविटी दे सकते हैं। बट आई थिंक I would say hopefully the next decade 10 साल 10-15 साल में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आई थिंक वी आर गेटिंग क्लोजर। जैसे आपको मैंने बोला कि स्टेज 4 लंग कैंसर आज वो वाला स्टेज 4 लंग कैंसर नहीं है जहाँ पे आप 4-5 महीने की बात कर रहे हैं। कुछ मेरे खुद के पेशेंट्स हैं जो मैंने देखा है 10 साल तक जी रहे हैं। मैं कभी-कभी जो पेशेंट्स मैं देखता हूँ EGFR म्यूटेशन फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है जिसके अगेंस्ट हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है जो आपने पहले बात की। तो वैसे मेरे पास पेशेंट्स है जो स्टेज 4 EGFR म्यूटेटेड लंग कैंसर 2004 में डिटेक्ट हुआ है, 2010 में डिटेक्ट हुआ है, मेरे को 2025-2024 में देख रहे हैं। तो जब मैं ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे साथ रेजिडेंट्स फेलोज जो होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि I want to change their mindset of cancer, right? कि 2004-2010 का कैंसर का पेशेंट आप 2025 में देख रहे हो, so it's not that cancer is always a death sentence. And जैसे मैंने बोला वो स्टेज 4 लंग कैंसर EGFR वाले लंग कैंसर की बात है। तो आई थिंक वैसे काफी सारे लंग कैंसर जहाँ पे हमें जीनोमिक प्रोफाइल पता चल रही है कि हम स्पेसिफिकली उसको टारगेट कर सकते हैं, तो आई थिंक मैं देखता हूँ कि उसकी लॉन्जेविटी होगी। तो आई थिंक अभी आने वाले 10-15 साल में आई वुड से कि 70-80% ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे हम देख पाएंगे कि लोग सालों तक जी रहे हैं। राइट। सो जैसे आपने बताया कि इट इज नॉट अ वन डिजीज और इट इज नॉट इवन ऑफ वन ऑर्गन। जैसे हम देखें तो काफी सालों से कोई तो कैंसर्स की बायोलॉजी ही इट इज वेरी गुड। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो धीरे धीरे वो कैंसर्स तो पहले से लोग काफी साल जी रहे थे, तो लोगों को ऐसा था माइंड में कि हाँ ये कैंसर हुआ, शायद ट्रीटमेंट अच्छे से लेंगे ठीक हो जाएगा। वो लोगों में समझ है। धीरे धीरे जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगा, जैसे आप बता रहे लंग कैंसर सबसे डेडली कैंसर गिना जाता है आज, और उसके अंदर भी स्टेज 4 वाले पेशेंट्स अगर अभी 10-20% जी रहे हैं, विद मोर डेवलपमेंट्स वो लोग 40% पे जाएंगे, 50% पे जाएंगे। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप, कैंसर बाय कैंसर, ऑर्गन बाय ऑर्गन, मे बी ओवर टाइम मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स हम अच्छे से ट्रीट भी कर पाएंगे और उनकी लॉन्जेविटी भी रख पाएंगे। बट दैट इज गोइंग टू टेक ऑफ कोर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जहां पे वो रिसर्च भी काम करेगा, जैसे आपने बताया एआई के थ्रू या वैसे थ्रू वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड द वे फॉरवर्ड इज ब्राइट, राइट? एब्सोल्युटली। ओके, एक दूसरा ये जो चीज आता है लोगों के माइंड में आता है कि ऐसा कोई एडवांसमेंट है जिससे अभी क्योंकि कैंसर इतना बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। मेरा लास्ट पॉडकास्ट भी उस पे था कि एनवायरमेंटल फैक्टर से डाइट, एक्सरसाइज। लोगों को ऐसा है कि जैसे बॉडी चेकअप होता है कि बॉडी चेकअप कराया, बीपी है तो पता चल जाएगा, डायबिटीज है तो पता चल जाएगा। तो कैंसर का स्क्रीनिंग ऑफ कोर्स होता है, बट इट आल्सो ऑकर्स इन सर्टेन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होता है। जैसे कोई जेनेटिक्स अभी जैसे रोल में आया, लोगों को काफी सारा वो क्योंकि न्यूज़ में चलता है, लोग बताते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग उसका भी स्टार्टअप कर रहे हैं कि वो टेस्ट किया आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर है मेरे बॉडी में इनिशियल स्टेज में, या मुझे बाद में हो सकता है कि नहीं। ऐसे कोई एडवांसमेंट्स के बारे में आपको कुछ पता है? या ऐसे काफी एडवांसमेंट्स जो आप आई थिंक जो बोल रहे हैं जीनोमिक्स, जैसे मैंने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे कैंसर स्टार्ट होता है, कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज, वो स्टार्ट होता है म्यूटेशन से आपके डीएनए में। तो आई थिंक उसके बेसिस पे काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, काफी कंपनीज का एक टेस्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड जो पूरे मतलब टेस्ट के टाइप का नाम है MCED, मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट, जो डेवलप हुए हैं, काफी स्टडीज भी हुए हैं। जैसे आप बेसिकली थ्रू अ ब्लड टेस्ट आप देख सकते हो कि आपके म्यूटेशंस, मतलब आपके शरीर में कौन से म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से यू मे बी एट अ हाई रिस्क पे हो सकते हो, आप कैन बी एट अ हाई रिस्क फॉर वन और अदर कैंसर। ये मास यूटिलाइजेशन में अभी ये टेस्ट अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी स्टडीज चल रहे हैं कि प्रूव करने के लिए कि दिस इज वर्थ इट। जैसे आप अगर हम लंग कैंसर का स्क्रीनिंग बोले, सीटी स्कैन करते हैं हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग स्पेसिफिकली स्मोकर्स में,
तो वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि आज अगर आप स्क्रीनिंग करेंगे तो यू विल फाइंड मोर कैंसर्स एंड यू विल क्योर मोर पीपल बिकॉज यू विल डिटेक्ट देम एट एन अर्ली स्टेज। लेकिन ये जो मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो अभी स्टडीज चल रहे हैं जिसमें अभी तक वो फुल्ली प्रूव नहीं हुआ है कि कि ये आपने अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उसका मतलब है कि आप पेशेंट को कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हो या आप पेशेंट का कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो या उनका कैंसर जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी से क्योर कर सकते हो। आई थिंक वही ट्रेजेक्टरी है इन टेस्ट्स की, लेकिन उस लेवल पे प्रूव नहीं हुआ है जहाँ पे हम अभी बोल सके कि नहीं आप ये टेस्ट करवा लीजिए उससे आपका पता चल जाएगा कि आपको कैंसर है होगा या अगर हुआ तो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया कि अगर किसी के जेनेटिक इश्यू है तो पता चलेगा इसमें, बाद में कैंसर होने का रिस्क है, होगा नहीं होगा कब होगा पता नहीं है। पर लोगों के माइंड में ये बहुत सवाल है कि जैसे आपने बताया वो स्टार्ट्स एट द डीएनए लेवल, स्टार्ट्स एट द जेनेटिक लेवल, कि अभी कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कैंसर स्लोली बढ़ता है, स्टेज 1 में भी आते आते कभी-कभी 6 महीने, कभी-कभी तो हमने हमारा स्टडीज के हिसाब से देखा है कि वो हिट होगा उसके बाद 5 साल 6 साल होंगे। पर इनिशियली जब कैंसर का थोड़ा कुछ पार्ट बॉडी के अंदर बनना चालू हुआ है, जब एकदम स्टेज 0 या स्टेज 1 में वो है, तब जैसे ये रेगुलर स्क्रीनिंग जो होता है उसमें तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बॉडी स्क्रीनिंग है या कुछ है, कोई टेस्ट है या कुछ ऐसा आने वाला है फ्यूचर में, इसके बेसिस पे लोग बस हर साल जाके वो करा दे और उनको पता चल जाए कि अगले 1 साल तक मैं सेफ हूं? अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने जैसे बोला वो पूरा बॉडी स्कैनिंग में भी अगर अर्ली है और उतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है तो डिटेक्ट नहीं होगा। आई थिंक बेस्ट भी ये है कि अगर ये डेवलप होते हैं आगे जो मल्टी कैंसर डिटेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसमें अगर ऐसा है कि आपको शायद ऐसा म्यूटेशन है जिसके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट ये होगा कि अगर आपको पता चल गया कि ये डीएनए म्यूटेशन की वजह से मेरा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई है, तो आप स्पेसिफिकली उसका स्क्रीनिंग हर साल करवा सकते हो। और अगर वो निकला तो एकदम अर्ली स्टेज में निकलेगा जहाँ पे आप इजीली उसको ट्रीट कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि सबसे क्लोजली पॉसिबल ये चीज है जो आने वाले 5-10 साल में हम देख सकते हैं। होल बॉडी स्क्रीनिंग मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई प्रूवन है कि आप अगर होल बॉडी स्क्रीनिंग करवा लो और अभी कैंसर नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखेगा, और हर साल करवाने से वो अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ने 3 महीने पहले स्कैन करवाया होता है तब कैंसर नहीं था, 3 महीने बाद कैंसर आ गया। अभी क्योंकि हम जो स्कैन्स करते हैं सीटी स्कैन हमारा, उनकी भी एक लेवल ऑफ डिटेक्शन लिमिट होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर से छोटा है तो नहीं दिखेगा। तो वो मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है कि छोटे से छोटी चीज अगर आपको दिख गई और आपको पता चल गया कि ये कैंसर आ रहा है। राइट, मतलब जैसे है पीपल नीड टू बी मोर अवेयर कि कोई चीज कोई सिम्टम है या वो उनके अंदर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे वो स्मोकर्स है या फिर वो पान मसाला तंबाकू खाते हैं या फिर उनके जेनेटिक्स में है, तो दे शुड बी मोर अलर्ट, दे शुड बी गेटिंग मोर टेस्ट डन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स, जैसे वो अपने डॉक्टर को मिले। बट अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें तो रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके किया और फ्री हो गए। इट इज नॉट दैट इजी, एट लीस्ट एट प्रेजेंट। मे बी 10-15 इयर्स डाउन द लाइन ऐसा कुछ साइंस के अंदर आएगा, पता नहीं क्या होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, जैसे आप इंडिया से है, यू आर कनेक्टेड टू इंडिया, यू आर रूटेड टू इंडिया, सो आई नो दैट यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट समवेयर कि आप यहाँ पे भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। एंड आई थिंक यू हैव अ स्टार्टअप where you are associated, जिसके अंदर आप वहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर आपको सारे रिपोर्ट्स भेजते हैं and you give a detailed opinion of what all other options which are there, which may be in very early stage of research also or maybe in late stage of research, उसके बारे में आप जैसे आपने पहले बोला कि कैंसर की तादाद बढ़ रही है इंडिया में, ग्लोबली भी बढ़ रही है, और जब से मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बना हूँ, काफी सारे रिश्तेदार हैं या कहीं पे किसी फ्रेंड का कुछ रिलेटिव को कैंसर डिटेक्ट हो गया तो मुझे मैसेज आता है या मैं बात करता हूँ, और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ इंडिया से, तो इट्स लाइक अ वे ऑफ गिविंग बैक और सर्विस। सो ऐसे इंडिविजुअली मैं करता हूँ कि किसी को कंसल्ट कर लिया, किसी ने मेरे को कंसल्ट कर लिया फॉर समथिंग, तो वैसे स्टार्ट हुआ। फिर आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर,
तो मेरा ऐसा भी हुआ है कि जैसे 2-3 इंडियंस ने मेरे को मैसेज किया किसी टारगेटेड थेरेपी के लिए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक वैसे मेरे को आइडिया है कि काफी लोग सेकंड ओपिनियन की चाह रखते हैं एंड यू नो इवन आउटसाइड इंडिया टू नो कि भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नाउ ऐसा हो सकता है कि सारे पेशेंट्स अफोर्ड ना कर पाए बट उनको एक अगर आपके यू नो फादर है मदर है डायग्नोज हुए तो आपको ऐसा चाहिए कि मैंने सब कुछ मेरे हाथ में जो था मैंने किया है। तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे को लगता है कि यू नो बीइंग इन द यूएस यू नो पार्ट ऑफ दिस स्टार्टअप कॉल्ड सेकॉप, तो उसका आइडिया यही है कि वी वांट टू गिव मेक द सेकंड ओपिनियंस you know global second opinions, US second opinions more accessible to the patient in India from the comfort of their home. So idea is कि अगर आज आपके कोई रिश्तेदार का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आपने किसी डॉक्टर को you know opinion लिया और आपको चाहिए कि मुझे जानना है कि क्या ये ट्रीटमेंट जो ग्लोबल ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड है वैसा ही है, क्या इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कोई रिसर्च ट्रायल्स है जो अवेलेबल है इंडिया के बाहर जो मैं अगर अफोर्ड कर पाया तो मैं क्या मैं उनको ले जा सकता हूँ। तो आई थिंक उसके लिए हमने ये स्टार्टअप यू नो किया है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सेकंड ओपिनियन दे सके, हम पीस ऑफ माइंड दे सके पेशेंट्स के रिलेटिव्स को कि नहीं ये जो आपकी ट्रीटमेंट है एकदम परफेक्ट है। और आई थिंक ज्यादातर ओकेजन्स में यही होता है कि उनकी ट्रीटमेंट एकदम परफेक्टली अलाइंड विद द ट्रायल बिकॉज again हमारा education system is very well versed in all the guidelines, all the textbooks and all the things that are happening. हम लोग काफी updated रहते हैं as Indian physicians, you know. So but I think you know that additional piece of mind कि हाँ अगर मैं US में रहता और अगर मेरे पास unlimited amount of money होता to spend, my father or my mother would have still gotten the same treatment that I'm getting in Ahmedabad or in Hyderabad, wherever they are. So I think that is our goal. And obviously, you know, our goal is to also help with you know education awareness in the country for the patient and then for the few physicians, or at least keep them updated with what we are doing. I think the other benefit is कि जैसे मैंने बोला clinical trials करता हूँ तो काफी टाइम हमारे पास ऐसी नई जो दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टडीज होती हैं जो हम कभी-कभी हम देखते हैं कि काफी फायदेमंद है पर्टिकुलर कैंसर के लिए। तो वो स्टडीज अगर हम बोले कि हाँ ये स्टडीज है हमारे पास और अगर कोई अफोर्डिंग पेशेंट है, कोई पेशेंट है जो अपने रिलेटिव को या खुद आना चाहता है तो वो एक पाइपलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया पॉइंट वेल टेकन कि सेक ऑफ के जो आपका स्टार्टअप है उसके दो मेजर बेनिफिट्स जो है, एक कि जो पेशेंट है कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे किसी फिजिशियन को बता दिया कि अभी ये जो है फाइनल स्टेज है, इसके अंदर यही ट्रीटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, वो हमेशा वो एक चीज रहती है कि नहीं और क्या कहाँ पे और मैं ले जा सकता हूँ, और फिर कि वो दिमाग में रहता है कि यहाँ पे ले जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे ले जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज का ओपिनियन उनको मिल जाएगा कि वो वैलिडेशन हो जाएगा कि यस दिस इज द एक्चुअल प्रोग्नोसिस, दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट दैट यू कैन गेट। सेकंड पॉइंट जैसे आपने बताया कि कुछ चीजें जो एकदम अर्ली रिसर्च में है जिसका अभी यहाँ पे अभी यूएस एफडीए ने भी अप्रूवल नहीं किया है पर कुछ ट्रायल्स के अंदर सिर्फ चल रहा है जो स्पेसिफिकली वहीं पे चल रहे हैं, इसका यहाँ पे एक्सेस नहीं है क्योंकि आई थिंक 90% चीजों का तो अभी एक्सेस आ ही जाता है ग्लोबली, पर्टिकुलरली इन इंडिया एज इट इज डेवलपिंग, बट ऐसे कुछ फिर भी कुछ ऑप्शंस है जिसका एक्सेस नहीं है तो उसका भी पेशेंट को एक्सेस मिल सकता है। मे बी इफ दे आर अफोर्डिंग दे कैन ट्राई फॉर दैट। तो वो दोनों चीजों का पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, वन इन टर्म ऑफ पीस ऑफ माइंड, सेकंड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ केसेस ओपनिंग अप सर्टेन ऑप्शन। So yes, I think that is a really good initiative that you guys are doing, and more power to you. So finally, on the closing remark, क्या आप कहेंगे? You have been, you have done MBBS here, आपने अपना internship यहाँ पे किया है, you come here from time to time, you practice there. क्या डिफरेंस आपको लगता है मेन इंडिया और यूएस की प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में काफी जो मैंने फर्क देखा सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया ट्रेनिंग के इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग की तो सबसे पहला आई ओपनर ये था कि वहाँ पे पेशेंट आता है, पेशेंट रूम में होता है, आप जाते हो अंदर, जबकि इंडिया में मैं यूज्ड टू था कि मैं बैठा हूँ और पेशेंट आ रहा है रूम में। तो आई थिंक वो डायनामिक जो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक पावर डायनामिक डिफरेंस लगा मेरे को। उससे ज्यादा आई थिंक ये हम सोचते हैं काफी बार कि पेशेंट्स
आई वुड से कि हाँ डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी रहता है वहाँ पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या तो पेशेंट का खुद का इंश्योरेंस होता है या अगर उनका गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर ये इसके बाद ये दवाई देनी है तो हम दे सकते हैं. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द कॉस्ट दैट मच. आई थिंक वो ऑब्वियसली डिफरेंट है इंडिया में, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आउट ऑफ पॉकेट सिस्टम है हमारा, तो वो डिसीजन मेकिंग इज मोर चैलेंजिंग हियर आई वुड से. रिसर्च का मैंने देखा काफी ऑब्वियसली फर्क है. काफी रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं वहाँ पे, तो जो क्यूरियोसिटी मेरी काफी सेटिस्फाई होती है कि अच्छा इसमें ये करेंगे तो क्या होगा. बट आई थिंक लास्ट आई वुड से कि इंडियन सिस्टम जो क्लिनिकल मेडिसिन का बेस जो मेरा भी वहाँ बना है, आपका ऑब्वियसली है यहाँ पे, वो मुझे काफी अच्छा लगा. आई थिंक क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत फ्रेगमेंटेड सिस्टम हो जाता है. जैसे अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहे हैं तो आप उसमें भी अगर हेपेटोलॉजी कर रहे हैं लिवर, तो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द होल पेशेंट. जैसे यहाँ पे ज्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट भी मैं मानता हूँ दे ट्रीट ऑल काइंड ऑफ कैंसर. सो आई थिंक कहीं ना कहीं यू हैव दैट होलिस्टिक सेंस ऑफ द पेशेंट, जो आई नो इंडिया में भी अभी सुपर स्पेशलाइजेशंस हो रहे हैं, बिकॉज आई थिंक मेडिसिन इतना क्विकली बढ़ रहा है कि यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन. So I think that I'm seeing a little bit different, and I think India is kind of getting there where you have now super specialties everywhere. I mean, since I have exited them, but I think that somehow is beneficial. लेकिन वो system को इतना fragment कर देता है कि जैसे और वहाँ पे obviously थोड़ा medical legal liability भी एक चीज है. तो जैसे अगर आज patient ने echocardiogram करवाया और मुझे दिखा रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ कि echocardiogram नॉर्मल है तो मैं बताऊंगा उनको कि ये नॉर्मल है, बट आई वुड स्टिल से कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, राइट? व्हिच आई थिंक वी डू इन इंडिया एज वेल, बट आई थिंक वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट की वजह से यू कैन नॉट कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर स्पेशलिटी. सो आई विल टेल हिम कि अगर आपने सीटी स्कैन में देखा कि आपका लंग इज फाइन लेकिन यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या नॉडुल है, तो I always will be giving my thing is lung, ये सही है, then I'm going to refer you to a doctor. While here in India they may be able to take care of it because they do all of it. So I think there are some advantages to the system we have here, and obviously some advantages to the system we have there. So it's kind of a grass is greener on each side. Right. Definitely I can completely relate with you. यहाँ पे कोई patient आता है, I want to do something, I still have more freedom as a physician to do that. And जो भी है, as you told, कि अगर patient आ गया और अगर कोई और organ में भी कोई issue है, तो that freedom is there कि आप यहाँ पे चले जाइए. There of course there are more some medical legal aspects, of course with all the latest research and all the other benefits which are there, and I think they will come to India also sometime. यहाँ पे भी the research orientation and research driven जो clinical trials है, they are going to increase over time. So yes, I think that was a very insightful discussion. And just on the last closing remark, यहाँ पे जो patients है या patients के relative है cancer patients के, एक short में बहुत डर होता है उनके mind में cancer को लेके. Of course, that is universal. I think वो US में भी होगा, वो इंडिया में भी होगा, वो चाइना में भी होगा, वो रशिया में भी होगा और वो अफ्रीका में भी होगा. तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं रिगार्डिंग कैंसर, कि कैंसर से डरना क्यों नहीं चाहिए, एंड देन दैट विल बी द क्लोजिंग. सो आई थिंक पहले तो मैं ये कहूंगा, जो हमारा पूरा डिस्कशन था कि काफी सारे एडवांसेस हो चुके हैं कैंसर ट्रीटमेंट में. कैंसर ट्रीटमेंट जो आज है और 20 साल 2 डेकेड्स पहले थी वो सेम नहीं है. तो आई थिंक आज कोई पेशेंट अगर डायग्नोज होता है कैंसर से, तो सबसे पहले तो आई वुड से कि उनको थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए कि आज ज्यादा होप है, कल थी उससे. और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि जो पेशेंट्स पॉजिटिव रहते हैं, they live each day like it's last. I think उनका ट्रीटमेंट रिजल्ट्स भी मैंने देखे काफी अच्छे होते हैं, बिकॉज उन जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑप्टिमिज्म है, that reflects a lot on how you do. And I think at the end of the day I would say कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. I think मैं कहीं
मैं मानता हूँ कि काफी बार जब कैंसर की डायग्नोसिस हो गया है और अगर आपने बोला कि चलो 6 महीने है जीने के लिए, तो आई थिंक काफी पेशेंट्स वो स्ट्रेस में रहते हैं कि उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी सफर करती है। जैसे अगर बिकॉज अगर स्टेज 4 कैंसर है, कोई क्योर नहीं है, आई थिंक जो हम फोकस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, वो हम कभी फोकस नहीं कर पाते कि ज्यादातर यू वांट टू स्पेंड डेज विद योर फैमिली, यू वांट टू स्पेंड डेज विद योर लव्ड वंस, ग्रैंड किड्स। जैसे मैं पेशेंट से बात करता हूँ, काफी बार गोल भी क्लियर करना चाहिए कि गोल इज पैलिएटिव केयर, मीनिंग कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंप्रूव करेंगे, लॉन्जेविटी इंप्रूव हो तो ग्रेट, otherwise we want to make sure that the days you live are the best days of your life. Right. I think that message has to go कि if the focus is palliative, then the focus on quality of life is better than focusing on the longevity. Right. So during that last days of a patient, I think I want my patients to be spending their time with their family and cherishing the moments that they cherish the most. I don't want them to be in a hospital, chemotherapy का कोई complication हो गया and then unfortunately they are in the hospital during the last days of their life. So I would say कि positive रहना is important. Positive इसलिए रहना है क्योंकि इतने सारे advancements हैं, इतने अच्छे doctors हैं, इतने well trained doctors हैं, इतने अच्छे opinions, recommendations मिलते हैं, जो आपके लिए best होगा वो हम करते हैं. And at the end of the day, जो कैंसर का जो कोर्स है that is going to run through your life, उसमें quality of life पे focus रखना is very important. Right. Because at the end of the day, death is a final statement and we are all going to die. But I think it's not about the number of days you live, but it's about how you live those days. Right. जैसे डॉक्टर आकाश ने बताया कि काफी सारी चीजें कैंसर होने के बाद पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। पेशेंट के कंट्रोल में जो है वो है कि उसके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, वो कितनी पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हैं और वो खुद कितनी पॉजिटिव एनर्जी रख रहा है, और वो if they want to survive, they want to survive and how they want to live the new life that they have got. And if, as you told, अगर the intent is palliative, so बाकी के दिन वो कैसे spend करना चाहते हैं, so that again, as you told, and I am reinforcing, quality of life, focus on quality of life. Even if you are going to survive after the curative treatment or if you are going to not survive after the curative treatment is important, and the focus, as we know today in the oncology field, has shifted a lot of quality of life. And even the patients, they should also focus on that rather than the longevity, quality over longevity, as you told, is the point well taken. And that was a very good closing remark. And I think काफी सारा हमारा नया डिस्कशन आज हुआ, and based on that a lot of things and a lot of myths were also broken, and it was nice having you on the show. So thank you everyone, and I think आपको और भी कोई डाउट्स है तो you can message us or you can write it in the comment section and we'll be happy to help. And जहाँ पे भी आपने ये पॉडकास्ट देखा है या सुना है, please like, share और subscribe कीजिए. And till then, thank you. We'll meet in the next podcast.